नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, पुनश्च एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत गत तासिका में हमने आपका बंटी इस उपन्यास के पात्रों का परिचय देखा था। इस उपन्यास की कथा वस्तु को आरंभ, मध्य तथा अंत तक ले जाने वाले विभिन्न पात्र जिनका परिचय हमने गत तासिका में विस्तार से देखा है। आज हम आपका बंटी इस उपन्यास के कथ्य की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि हमने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि आपका बंटी यह उपन्यास 9 वर्ष के बंटी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। पात्र परिचय देखते समय ही हमने इस बात का उल्लेख किया था कि बंटी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, जो एक ऐसे दंपति की संतान है जिनके बीच आपसी कड़वाहट तथा मतभेद है और जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तथा एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं। माँ शकुन तथा पिता अजय की एकमात्र संतान बंटी अपनी माँ शकुन के साथ ही रहता है। माता पिता के आपसी मतभेदों का, आपसी झगड़ों का, माता पिता के संबंध की कड़वाहट का सीधा परिणाम बंटी के बाल मन पर होता है। आरंभ से लेकर अंत तक इस उपन्यास में बंटी मानसिक स्तर पर संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। किस प्रकार से अन्य बालकों के समान वह अपने माँ और पिता दोनों के साथ रहने का आकांक्षी है तथा किस प्रकार से उसका यह संघर्ष घटने की अपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है, इसका अतिशय वास्तविक एवं हृदयस्पर्शी चित्रण विभिन्न घटनाओं के माध्यम से लेखिका मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास में किया है। उपन्यास का आरंभ होता है बंटी, उसकी माँ शकुन तथा उनके घर में काम करने वाली सेविका फूफी से। बंटी की माँ शकुन एक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। उपन्यास के आरंभ में ही लेखिका लिखती है कि रोज की तरह तैयार होकर बंटी की माँ महाविद्यालय की ओर चल पड़ी। चलने से पहले मम्मी ने बंटी का गाल थपथपाया, उसे ढेर सारा प्यार किया, लेकिन बंटी बिल्कुल सहमा सा चुपचाप खड़ा रहा। बंटी को लगा जैसे उसकी मम्मी उससे बहुत दूर है और फिर देखते ही देखते मम्मी सचमुच ही दूर हो गई। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई माँ को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुँचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चीख उठाएगा। चीख अर्थात पर्दा। मम्मी अंदर
कमरे में घुसेगी और एक बड़ी सी मेज़ के पीछे रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाएगी। मेज़ पर ढेर सारी चिट्ठियाँ होगी, फाइलें होगी। उस समय तक मम्मी एकदम बैठ जाएगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठने के बाद मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर मम्मी ने कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। यह है बंटी, उसकी माँ शकुन की दिनचर्या। रोज सवेरे सवेरे बंटी की माँ शकुन कॉलेज चली जाती है और बंटी एकटक उन्हें देखता हुआ रह जाता है। बंटी को प्रिंसिपल के रूप में काम करने वाली मम्मी कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ जाकर मम्मी के चेहरे पर अजीब सख्ती का भाव उभर आता है। उनकी आवाज़ में भी सख्ती हो जाती है। बंटी कहता है कि जब कभी छुट्टी होती थी तो वो भी अपनी माँ के साथ कॉलेज जाया करता था, किंतु अब उसे वहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर जो मम्मी रहती है वह या तो किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई या फिर अपने काम में व्यस्त ही रहती हुई मम्मी उसे वहाँ पर दिखाई देती है। इसीलिए उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वह अपनी माँ के साथ कॉलेज नहीं जाता। वहाँ किसके पास जाए? मम्मी तो वहाँ रहती नहीं, रहती है तो बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर ढेर सारे काम, ढेर सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता तो केवल बंटी। एक प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत माँ बंटी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस समय मम्मी के आसपास ढेर सारा काम, ढेर सारे लोग रहते हैं और बंटी कहीं अनदेखा सा, अनजान सा किसी एक कोने में सहमा सा बैठा रहता है। इसीलिए उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। उपन्यास के आरंभ में ही लेखिका ने फूफी का चित्रण किया है, जो बंटी के घर में काम करने वाली सेविका है, किंतु बंटी फूफी को सेविका नहीं बल्कि अपने घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में ही पहचानता है और उसी प्रकार से फूफी को प्रेम एवं स्नेह करता है। फूफी भी बंटी को अपने बच्चे की तरह प्रेम करती है तथा फूफी के मन में भी बंटी के प्रति स्नेह एवं प्रेम की भावना दिखाई देती है, जिसका चित्रण समय समय पर इस उपन्यास में लेखिका ने किया है। बंटी के पास रहने वाला टीटू, शन्नो, बिंदा, कुन्नी, ये सभी बंटी के मित्र हैं। कभी कभी बंटी इन सभी के साथ खेलकर अपने समय को बिताया करता है। टीटू, जो उसका अधिक करीबी मित्र है, उसके घर भी वह कभी कभी खेलने के लिए चला जाता है। लेकिन टीटू के घर जाने से पहले मन में एक संकोच की भावना निर्माण होती है, क्योंकि वहाँ जाने पर टीटू की माँ बंटी से उसके पिता के विषय में ज़रूर पूछ लिया करती है। इसीलिए संकोच की भावना के साथ बंटी टीटू के घर जाता है या फिर टीटू को ही वह अपने घर खेलने के लिए बुला लेता है। एक अगला प्रसंग इस उपन्यास में आया है। बंटी ने अपनी
अलमारी खोली। उस अलमारी में ढेर सारे खिलौने हैं जो मम्मी के द्वारा खरीदे हुए हैं तथा पापा के द्वारा भेजे हुए हैं। इन सभी खिलौनों से बंटी की अलमारी खचाखच भरी हुई है। इन खिलौनों की अलमारी से बंटी ने एक बंदूक बाहर निकाली और टीटू को दिखाने के भाव से वह टीटू के घर की ओर चल दिया। जैसे कि उसके मन में यह शंका थी ही कि टीटू की अम्मा बीच ही में रोककर कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य करेंगी ही, ठीक वैसे ही हुआ। जैसे ही बंटी टीटू के घर के बरामदे में पहुंचा, टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही थी। क्षण भर को पाँव ठिठक गए। न भीतर जाते बना और न ही लौटते बना। टीटू की अम्मा को देखकर ना ही बंटी टीटू के घर के अंदर जा पाया और ना ही वापस अपने घर की तरफ लौट पाया। वह वहीं पर रुक गया। टीटू की अम्मा ने जैसे ही बंटी को देखा तो कहने लगी, कौन? बंटी, आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई? बंटी ने तपाक से उत्तर दिया, पापा ने। इस पर टीटू की अम्मा ने पुनः प्रश्न किया, आए थे क्या पापा? बंटी ने उत्तर दिया, नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। और कहते हुए एकाएक बंटी के स्वर की खुशी जैसे बुझ गई, क्योंकि जिस आनंद के साथ वह टीटू को पापा द्वारा भेजी गई बंदूक दिखाने आया था, वह आनंद टीटू की अम्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न से एकाएक दुख में परिवर्तित हो गया, क्योंकि टीटू की अम्मा ने बंटी के पिता के विषय में प्रश्न पूछा था। इस पूरे उपन्यास में अनेक घटनाओं में बंटी निरंतर प्रश्नों के घेरे में घिरा हुआ दिखाई देता है। उन ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास वह करता है, जिनका उत्तर ना तो उसे माँ के द्वारा मिल पाता है और ना ही पिता के द्वारा। एक प्रश्न का उत्तर मिलने के पश्चात पुनः कोई नवीन प्रश्न उसके सामने उभर कर चला आता है और निरंतर वह मानसिक स्तर पर संघर्ष करता हुआ इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास इस पूरे उपन्यास में करता हुआ दिखाई देता है। बंटी की बंदूक देखकर टीटू भी अधिक प्रसन्न होता है और दोनों साथ खेलने लगते हैं। तभी टीटू पुनः बंटी से प्रश्न पूछता है, क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहे? और टीटू का यह प्रश्न सुनते ही बंटी अधिक चुप तथा दुखी हो जाता है। पुनः टीटू कहता है कि जब यहाँ आते हैं तो तू उनसे कहता क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। टीटू का यह प्रश्न सुनकर बंटी प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखता है। तभी टीटू पुनः उससे कहता है कि तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है, इसीलिए तेरे मम्मी पापा अब साथ नहीं रह सकते। टीटू का यह प्रश्न बंटी को भीतर तक कचोट जाता है। न चाहते हुए भी बंटी टीटू से पूछ बैठता है कि तलाक क्या होता है? इस पर टीटू उत्तर देता है, तू नहीं जानता? बुद्धू कहीं का, मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। अब यहाँ पर बंटी और टीटू जो लगभग उसी की उम्र का है, दोनों के बीच यह बातचीत चल रही है। तलाक की बात टीटू कैसे जानता है?
यह प्रश्न बंटी टीटू से पूछता है कि तुझे कैसे मालूम। टीटू उत्तर देता है, मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। तब बंटी भीतर ही भीतर अपमानित महसूस करता है। जो बात टीटू को, उसकी अम्मा को, उसके पापा को मालूम है, वह बात उसे खुद क्यों नहीं मालूम। इस कारण वह भीतर ही भीतर दुख से भर जाता है और सोचने लगता है कि हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात तो समझ ली, लेकिन मम्मी पापा की लड़ाई की बात वह क्यों नहीं समझ सकता। मम्मी उसे क्यों नहीं बताती। टीटू की अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं, तो मम्मी उसे क्यों नहीं बता सकती। और इसी बात से बंटी अति दुखी होकर पुनश्च प्रश्नों के घेरे में घिर जाता है और सोचता है कि कल वह टीटू से ही इस विषय में फिर से बात करेगा, क्योंकि टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी ज़रूर जानता होगा। और बंटी यहाँ पर निश्चय करता है कि यदि माँ और पिता में तलाक हो भी गया है तो वह कुछ न कुछ करके उनके बीच पुनश्च दोस्ती करवा ही देगा। और इसके विषय में वह अपने मित्र टीटू की मदद लेगा, क्योंकि टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती कैसे करवाई जाए इसके विषय में भी वह अवश्य जानता ही होगा। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का चित्रण लेखिका ने किया है। एक बालक के मन की स्थिति, एक बालक की मानसिकता किस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तित होती है। खेलने कूदने की उम्र में बंटी माता पिता के बीच दोस्ती करवाने के विषय में सोचता है। इस प्रकार से विभिन्न घटनाओं के माध्यम से बंटी के बाल मन का चित्रण यहाँ पर उभर कर सामने आता है। अगली तासिकाओं में हम क्रमशः उन विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो बंटी के बाल मन को, उसकी मानसिकता को तथा इस उपन्यास की मूल संवेदना को हमारे सामने रखती है। धन्यवाद।